भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले समझो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है। जब एक रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम होते हैं, मतलब जब दो डिफरेंट नेचर का मीडियम होगा और एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम के अंदर एंटर करेगी, तब वो बेंट हो जाएगी और इस फिनोमिना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। मैंने मान लिया एक रे ऑफ लाइट आई और वो रेयर मीडियम में थी, RARER, और वो डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है। रेयर मीडियम वो मीडियम होगा जिसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज्यादा होगी और डेंसर मीडियम वो होगा जिसके पार्टिकल्स की दूरी कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है रेयर मीडियम में और कम होती है डेंसर मीडियम में। 100% समझ आ गया? पक्का? डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है और लाइट को रोकने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो इस मीडियम में लाइट की स्पीड c1 थी और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल I था। जब एक रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। स्पीड स्लो होने के कारण वो बेंड होती है। ठीक है? अगर वो डेंसर से रेयर के अंदर एंटर करेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, जिसके कारण तब भी लाइट बेंड करेगी, लेकिन तब नॉर्मल से अबे बेंड करेगी। ध्यान दीजिएगा, when a ray of light change its path when enter from different medium to the different medium, then phenomena said to be the refraction of light। ठीक है जी? मैंने मान लिया रेयर मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट c1 है और ये डेंसर मीडियम है जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट c2 है। I इंसिडेंट एंगल है और रिफ्रैक्टेड एंगल है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मेरे पास बनता है कि इंसिडेंट एंगल कभी भी रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर नहीं होगा और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे सेम प्लेन पर लाइज करेगी। आप ध्यान देंगे रे आई सिर्फ रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री पर रिफ्रैक्शन हुआ, इसके बाद दोबारा रे बिल्कुल स्ट्रेट रही, तो रिफ्रैक्शन केवल रिफ्रैक्टिंग बाउंड्री पर होता है। तो पहला पॉइंट आप ये क्या लिखेंगे? एंगल आई डज नॉट इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन। और थर्ड पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे फॉलो स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल ऑलवेज कांस्टेंट and this is equal to the refractive index of second medium with respect to the first medium। अब आप पूछेंगे कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली आपको बताया जाता है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये हो गया मैथमेटिकल डेरिवेशन इसका, ये हो गया एक फॉर्मूला। सवाल है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? तो मैं आपसे कहूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ मीडियम टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को स्लो करने की टेंडेंसी को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, ना ही कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता है। मान लीजिए आपसे कहा गया है कि sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू म्यू। यहां तो मैंने लिख दिया म्यू टू 1। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। मतलब जिस मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टेड रे होती है हमेशा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम के रिस्पेक्ट। कांसेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। आपको कुछ चीजें याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज 1। एयर के लिए होता है 1.008 अप्रोक्स 1 ही मान लीजिए आप एयर के लिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.33 फॉर द H2O। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फॉर ग्लास and refractive index 2.42 for diamond। ये सभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। कांसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? तो मैक्सिमम डेंसर ट्रांसपेरेंट मीडियम आपके सामने क्या है जी? डायमंड। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होता है उसके अंदर लाइट की स्पीड उतनी कम होती है। तो सबसे कम स्पीड किसके अंदर होगी? डायमंड के अंदर होगी और सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर होगी। कांसेप्ट क्लियर? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
अगर आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिवाइड कर दें किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो उस मीडियम के अंदर क्या स्पीड ऑफ लाइट होगी आप निकाल सकते हैं। तो डायमंड के अंदर ये स्पीड होगी, वाटर के अंदर ये स्पीड होगी, ये आप हमेशा याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? ठीक है जी। मान लीजिए आपको मैं एक बात कहता हूं, क्या कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू H2। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ H2O मतलब वाटर विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 1.33, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। तो आपको निकालने के लिए क्या कहा मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो आप डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में ऊपर रखेंगे और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर में रखेंगे। जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर आएगा और आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रेस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? 100% समझ आ गया? पक्का? ठीक है जी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। कॉन्सेप्ट क्लियर? मान लीजिए आपसे कहा गया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ H2O का कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए वैक्यूम के अंदर ये स्पीड है और H2O के अंदर स्पीड v है। जब आप v से इसे डिवाइड करेंगे तब आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ H2O आ जाएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम। कांसेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का? एक इंपॉर्टेंट नोट आप ये ध्यान रखेंगे हमेशा, क्या? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इस तरीके से लिखते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इस तरीके से रखते हैं और दोनों ही वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। मींस एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, क्या 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। व्हाट डज इट मींस? आप क्या लिखेंगे? इट मींस इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू द डायमंड। तो आप क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम विद रिस्पेक्ट टू द डायमंड इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2.42। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कांसेप्ट क्लियर? अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई परेशानी है तो वो आप पूछ सकते हैं, है कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं लेंसेज पर, ठीक है? पहले मैं कुछ आपको एक दो चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं। कैसी? भाई रिफ्रैक्शन पढ़ने पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। क्या? कि रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो आप क्या कहेंगे? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम का नेचर चेंज होने के कारण स्पीड ऑफ लाइट चेंज हुई है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का कि रिफ्रैक्शन की मेन वजह क्या होती है। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? आप कहेंगे चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ड्यू टू द चेंज ऑफ नेचर ऑफ मीडियम। कांसेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? अब वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, ये सभी चीजें मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। जब मीडियम चेंज होता है तो ये चीजें भी चेंज होती है। तो याद रखिएगा, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी and speed of light, all changes on रिफ्रैक्शन पर सभी चेंज होंगे। लेकिन फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज है, डू नॉट चेंज ऑन रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन पर चेंज नहीं होगी। क्यों? Because it is the property of the source of light
नॉट ऑफ द मीडियम। अभी सोर्स ऑफ लाइट की क्यों है, ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ। कंसेप्ट क्लियर। मान लीजिए आप किसी एक्स मीडियम से वाई मीडियम के अंदर लाइट एंटर करती है। अगर एक्स मीडियम में उसकी वेवलेंथ लैम्डा थी और स्पीड सी थी, और वाई मीडियम में आने पर उसकी वेवलेंथ अगर हाफ हो गई तो स्पीड भी हाफ हो जाएगी। जब स्पीड भी हाफ हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी डू नॉट चेंज बिकॉज व्हेन लाइट चेंज इट्स मीडियम देन स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ चेंज इन सेम रेशियो। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% क्लियर। ठीक है जी, ये मेन 2 पॉइंट थे जो मैं मानता हूं कि सीबीएसई कभी भी आपसे पूछ सकता है और इस तरीके का क्वेश्चन। मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में गई, एक रे यहां टकराई, ये नॉर्मल है और बाहर ये बैठ गई। इस मीडियम का नाम ए है और एक फिगर आपको ये दी गई है और इसमें भी रे बाहर गई और इस मीडियम का नाम बी है। मे भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है कि ज्यादा डेंसर ए है या बी है। तो याद रखिएगा जितना छोटा एंगल उतना ज्यादा डेंसर। ये एंगल छोटा है तो ए डेंसर है। मे भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है कि ए के अंदर ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी या बी के, तो स्पीड ऑफ लाइट बी के अंदर ज्यादा होगी, जिसमें बड़ा एंगल वहां स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा। मे भी पॉसिबल आपसे पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का ज्यादा होगा या बी का, जिसके अंदर छोटा एंगल उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर, 100% क्लियर जी, पक्का। ठीक है, अब हम चलते हैं लेंसेज पर। भाई लेंस एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। मेनली आपके पास 2 तरह के हैं। वैसे तो इसे किससे बनाया जाता है, कांच से, फाइबर से, प्लास्टिक से, लेकिन पानी के बबल के अंदर भी आपको लेंस मिलता है। ठीक है जी, अब जरा ध्यान देंगे आप। लेंस इसकी एक फिक्स फोकल लेंथ होती है और फिक्स एक इसकी पावर होती है, लेकिन इसकी फोकल लेंथ को चेंज किया जा सकता है। कैसे? जो उसके चारों तरफ मीडियम है, अगर उस मीडियम को आप डेंसर और रेयर कर दें, मतलब उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप छेड़छाड़ कर दें, तो इसकी फोकल लेंथ, इसकी पावर ऑटोमेटिकली बदल जाती है। ये बात में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी, ये बात बाद में डिस्कस होगी। लेंसेज 2 तरह के हैं। पहला लेंस है जी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी कहा जाता है। और इसका पहला पार्ट है जी बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स। और बाई कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स ऐसा होता है। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, वही प्रिंसिपल जो आपके स्कूल में होता है, वही स्पेलिंग है, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका पहली सरफेस का पोल ये है और दूसरी सरफेस का पोल ये है। पहली सरफेस इस तरफ मुड़ी है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा, दूसरी सरफेस इस तरफ मुड़ी है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा। हाँ, एनसीईआरटी क्लास 10 की में इस तरफ C1 लिखा है, इस तरफ C2 लिखा है, तो वो रॉन्ग है, ठीक है जी, उसे सही कर लीजिए। यहां से साबित हो गया कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 प्लस एक्स एक्सिस पर है, रेज हमेशा इधर से चलती है, तो ये रेज की डायरेक्शन में है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो R1 है टेकन टू बी पॉजिटिव, लेकिन ये रेडियस ऑफ कर्वेचर टेकन टू बी नेगेटिव, क्योंकि लाइट की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो किस लेंस के अंदर R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव होता है? आप कहेंगे बाइकॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे? बाइकॉन्वेक्स लेंस। इसके बाद सेकंड बी पॉइंट है जी मेरे पास। मैंने मान लिया है प्लेनो कॉन्वेक्स पढ़ने के लिए मैं खड़ा हूं। प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स की खास बात है, एक सरफेस प्लेन है और दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस है। इसका ये पोल है P1 और ये पोल है P2। अब पहली सरफेस क्या है यहां पर? प्लेन। प्लेन के लिए R1 इंफिनिटी, क्योंकि कहीं नहीं मुड़ा, इंफिनिटी पर मुड़ेगा।
सेकंड का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बना और R2 नेगेटिव। किस लेंस के लिए R1 इंफिनिटी और R2 नेगेटिव होता है? तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के। इसके बाद सी पॉइंट, कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव सरफेस के झुकाव के अंदर वैक्यूम होता है या एयर होती है, और दूसरी कॉन्वेक्स सरफेस जिसके अंदर लेंस का मटेरियल होता है। ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस का पोल P1 और इसका P2, तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 भी नेगेटिव और R2 भी। R1 और R2 नेगेटिव होने के पश्चात भी जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो नेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस आपको पॉजिटिव प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन कई दफा आता है कि अगर एक प्लेनो कॉनकेव, आपके पास एक कॉनकेव कॉन्वेक्स है, मान लीजिए ये मेनली मैंने इसका क्वेश्चन ज्यादातर देखा है। क्या एक आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स है, अगर इसे उल्टी दिशा में रख दिया जाए, मतलब इस तरीके से रख दिया जाए, क्या इसकी फोकल लेंथ चेंज होगी? आप क्या कहेंगे? नो। आप जब न्यूमेरिकली लेंस मेकर्स फॉर्मूले से आप इसे सोल्व करेंगे तो आप प्राप्त करेंगे कि इसकी फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? पक्का? अब इसके बाद हम बात करते हैं आप कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, और डाइवर्जिंग लेंस में पहले एक पढ़ेंगे हम, क्या? बाय कॉनकेव लेंस या डबल कॉनकेव। अब यहां फिगर चेंज होगी। डबल कॉनकेव में आपने डबल कॉनकेव ये लिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है माय डियर। ये पोल P1 पहली सरफेस का, पोल P2 दूसरी सरफेस का, ये इस तरफ झुकी है तो C1, ये इस तरफ झुकी है तो C2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 टेकन टू बी नेगेटिव बिकॉज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द स्पीड ऑफ टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और ये डायरेक्शन ऑफ लाइट में है तो टेकन टू बी पॉजिटिव। किस लेंस के साथ ऐसा है कि इसका R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव होता है? तो किसके साथ है ऐसा? डबल कॉनकेव या बाय कॉनकेव। इसके बाद बी पर चलेंगे हम, प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में एक प्लेन सरफेस और दूसरी कॉनकेव सरफेस। इसका पोल P1 ये और इसका पोल P2 दोनों इस तरफ झुक गए तो सॉरी प्लेन तो किधर भी नहीं झुकेगा, तो इसका R1 इंफिनिटी और इसका R2 पॉजिटिव। ठीक है जी। इसके बाद कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्स सरफेस के अंदर लेंस होता है, मैंने बताया था, और कॉनकेव सरफेस के अंदर एयर या वैक्यूम होता है। P1 P2, तो दोनों क्या हो गया? R1 भी पॉजिटिव और R2 भी। यहां तक बताइए जरा, समझ आया सभी बच्चों को? 100% समझ आया? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। अब कुछ बच्चों की परेशानी होती है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला सर हम याद नहीं रख पाते। लेंस मेकर्स फॉर्मूले को याद रखने का मैं एक आपको तरीका समझाऊंगा जो आप जिंदगी भर हमेशा याद रखें। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब आप ड्राइव करें तो कॉन्वेक्स लेंस रखिएगा यहां, और मैंने मान लिया ये P1 ये P2 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, और बाहर जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। कांसेप्ट क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंड। मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट O पोजीशन पर रखा है और यहां से एक रे चलती है और पहली सरफेस एक इमेजिनरी इमेज बनाती है किसी I डैश पोजीशन पर, जहां तक की दूरी V डैश होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? 100% समझ आ गया? ठीक है जी बच्चे, जरा ध्यान देंगे। आप क्या लिखेंगे? N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस
n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और n2 upon n1 that is equal to refractive index of lens with respect to medium. ठीक है, अब आप कहेंगे when ray enter air to lens या एक्सटर्नल मीडियम टू लेंस, इमेज फॉर्म at I dash position which is imaginary, और जो इमेजिनरी है वहां तक की दूरी है b डैश। अब आप लोगों के पास लेंस फॉर्मूला तो सभी को आता है भाई, लेंस फॉर्मूला तो आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा था। मेरे पास लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल्स टू 1/f। उसी को माइंड में रखना। यहां इमेज कहां बनी है v डैश, तो v डैश कर दिया मैंने। फिर आपको याद रखना है कि जिस तरफ एरो होगा, एरो लेंस की तरफ है, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले, और जिस तरफ टेल होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में। एनो कांसेप्ट क्लियर? अब ऊपर n2 अपॉन n2 माइनस n1 लिखेंगे एज इट इज, और नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ का ये फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1 अपॉन r। कांसेप्ट क्लियर? लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। Now ray enter lens to air या medium and final image formed at I position and at v distance from lens। ठीक है जी। नाउ इमेजिनरी इमेज वर्क एज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया। कंसेप्ट क्लियर? अब फाइनल इमेज लेंस टू एयर। अब मेरा हेड है एक्सटर्नल मीडियम की तरफ और ये डिस्टेंस है इमेज का। हेड है मेरा एक्सटर्नल मीडियम की तरफ अपॉन फाइनल इमेज की पोजीशन माइनस ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा n2 अपॉन v डैश। अब ऊपर जो लिखा है वो एज इट इज लिखेंगे अपॉन r। लेकिन यहां पर मैंने n2 को पॉजिटिव और वहां पर नेगेटिव रखा हुआ है, तो आप इस इक्वेशन में माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को एक जैसी बना देंगे। n2 माइनस n1 और ये हो जाएगा माइनस r। ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दीजिए। आपके पास जो ये है यहां पर वही यहां नेगेटिव में है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये टर्म ऐड हो जाएगी। इसमें से मैंने n1 कॉमन ले लिया 1/v माइनस 1/u। राइट हैंड साइड देखिएगा, न्यूमरेटर दोनों जगह से कॉमन आ गया, अंदर बचा 1/r1 माइनस 1/r2। इस n1 को इधर ले जाइए, n2 अपॉन n1, n1 अपॉन n1, 1/r1 माइनस 1/r2। अब आप ये लिख सकते हैं यहां पर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज विल फॉर्म्ड एट फोकस। तो v की जगह आप क्या लिखेंगे f 1/इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 को हमने क्या लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। हाल में तो आप इसे एज इट इज लिख के रखें
ताकि हर एक तरह का क्वेश्चन आप मेंटेन कर सकें। 1/r1 माइनस 1/r2, ये मेरे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया। अगर टीचर n2 n1 मतलब इसके टर्म्स में मांगते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे, अदरवाइज यही छोड़ दें तो ही आपके लिए बेहतर है। ऐसा क्यों? कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नहीं दिया जाएगा, मतलब ये वैल्यू नहीं दी जाएगी, बल्कि ये कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज 1.5 and the refractive index of medium is 1.25. What will be the focal length of the lens? Radius of curvature आपको दे रखे होंगे, तो आपको वहां पर ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है, और ये इंडिविजुअली वैल्यू दी है, तो आप यहीं पर वैल्यू रखिएगा और आंसर कैलकुलेट करिएगा। समझ आ गया? अभी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, अभी वीडियो पॉज करूंगा, आप लोग इसे इतना नोट कीजिए फास्ट। अब आप 1/f को लिख सकते हैं पावर, तो पावर ऑफ लेंस के टर्म्स में यह आंसर बनेगा आपके पास। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन आता है, क्या एक मैजिशियन ने एक ग्लास का टुकड़ा किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया और वो डिसअपियर हो गया, वो गायब हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो आपको दिखाई देना बंद हुआ, मतलब पावर 0। और इस फॉर्मूले को आप किस तरीके से लिखेंगे? n2 अपॉन ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में गई तो n2 माइनस n1 दैट इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये डिनोमिनेटर में गया तो ये इक्वल टू 0, तो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू 1, तो n2 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है उस ग्लास के टुकड़े का और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर था। आपसे पूछा जा सकता है क्या वो, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 था तो क्या वो लिक्विड वाटर था? आप कहेंगे नहीं, दिस लिक्विड वाज नॉट वाटर बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। क्लियर? इसके बाद एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गॉगल्स होते हैं उनकी कर्व सरफेस होने के बावजूद भी उनकी पावर 0 होती है, ऐसा क्यों? पावर 0, गॉगल्स की कर्व सरफेस होने के बावजूद भी पावर 0, तो आप कर्व सरफेस पर ध्यान देंगे, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और पावर पर ध्यान देंगे। तो पावर मैंने 0 रखी, अब ये जो है इसे आप यही रखेंगे, इसे इसके डिनोमिनेटर में भेज के 0 कर देंगे। 1/r1 इज इक्वल टू 1/r2, तो मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गॉगल्स दोनों बराबर रखी जाती हैं, इसीलिए उनकी पावर 0 होती है। कंसेप्ट क्लियर? मान लीजिए आपको कहा गया है कि एक लेंस था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और किसी ऐसे मीडियम में रख दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। क्या उसका नेचर चेंज हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये फ्रैक्शन 1 से ज्यादा है तो चेंज नहीं होगा, और अगर 1 से कम है तो चेंज हो जाएगा, और अगर 1 है तो वो प्योरली एक ग्लास की तरह बिहेव करेगा, ना तो रेज को कन्वर्ज करेगा ना ही डाइवर्ज। कांसेप्ट क्लियर? अब ध्यान देंगे किस तरीके से। मैंने लिखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ये है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंड ये है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ज्यादा होता है तो जो कॉन्वेक्स है वो हमेशा कन्वर्जिंग रहता है, और जो कॉनकेव है वो हमेशा डाइवर्जिंग रहता है। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से अधिक है, लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इस फॉर्मूले को ढंग से देखें, जब ये बराबर आएगा तो आपस में कट के यहां से 0 वैल्यू आ जाएगी, पावर 0 हो जाएगी। पावर 0 ग्लास स्लैब की होती है, तो एक लेंस बिल्कुल ग्लास स्लैब, सीधी रेज निकल जाएंगी एज इट इज, चाहे वो एक कॉनकेव लेंस हो चाहे वो एक कॉन्वेक्स लेंस हो। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तब यहां डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा ग्रेटर देन 1, तो यहां से एक नेगेटिव टर्म आएगी,
अगर कॉनकेव था उसकी पावर पहले नेगेटिव थी, अब उसका नेगेटिव होकर वो पॉजिटिव बन जाएगी, और अगर कॉन्वेक्स था उसकी पावर पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर कॉन्वेक्स है तो ये डाइवर्जिंग बन जाएगा, और अगर कॉनकेव है तो ये कन्वर्जिंग बन जाएगा भाई और बहनों। ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रियल एंड एपेरेंट डेप्थ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज और उसके रिजल्ट्स। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शायद इस साल सीबीएसई में जरूर आएगा, टीआई का।